Assalamu alaikum students of pharmacy technicians, welcome to this new lecture. आज हम पेज नंबर 23 से शुरू करेंगे and we will study about occurrence of normal flora. तो नॉर्मल फ्लोरा के बारे में हमने अभी कल ही पढ़ा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नेचुरली कुदरती तौर पर आपकी बॉडी पर मौजूद होंगे उनको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें नज़र आ रहा है आपको, GIT बना के दिखाई है उन्होंने। इसोफेगस से शुरू होता है आपके स्टमक में, देन इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन आपका रेक्टम, एनस, तमाम जगहों पर आपका नॉर्मल फ्लोरा यानी कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो अब हमें वो लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बताएंगे कि हमारे जिस्म के किस हिस्से में कौन सा ऑर्गेनिज़म मौजूद है। सबसे बड़ा ऑर्गन इंसानी जिस्म का जो है वो स्किन है। ये MCQ में भी आया था PPSC के, तो आपको भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा इंसानी ऑर्गन स्किन है। तो स्किन पे कौन से माइक्रोब्स पाए जाते हैं देखते हैं। ऑन द स्किन फॉर इंस्टेंस देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली स्टेफिलोकोकस एंड प्रोपियानी बैक्टीरियम एक्नी। ये जो हमें एक्नी होती है हमारी मतलब स्किन के ऊपर दाग वो निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, तो प्रोपियानी बैक्टीरियम की वजह से होते हैं। होता क्या है, जब हम अपनी स्किन को थोड़ा सा छेड़ते हैं, नाखूनों से उसको रब करते हैं, रप्चर करते हैं, तो वहाँ का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उससे हट के अगर कोई प्रोपियानी बैक्टीरियम जो कि स्किन के लिए ठीक ना हो वो उसके अंदर इन्वेड कर जाता है, चला जाता है और हमें कुछ ही दिन के बाद वो दाना निकल जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब कभी आपकी स्किन पे कोई एक आधा दाना निकले तो उसको छेड़े ना, वरना वो फैल जाता है। तो ये दो स्पीशीज स्टेफिलोकोकाई एंड प्रोपियानी बैक्टीरियम एक्नी आपको पता होना चाहिए, दे बोथ आर प्रेजेंट इन स्किन। सेकेंड है जी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी हमारे माउथ से शुरू होती है, जो हमारा हलक है यहाँ से शुरू होती है और आगे तक जाती है स्टमक से ऊपर तक। इसके अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? द ओरल कैविटी कॉमनली कंटेन माइक्रो मेंबर्स ऑफ द जेनरा नज़ेरिया, लेप्टोट्राइका एंड बैक्टेरॉइड्स। ये तीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें इनकी स्पीशीज़ जो है इनके जेनरा मौजूद होते हैं। ये बस नाम आपने अंडरलाइन कर लेना है और उसको याद रखना है कि आपके ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जेनरा मौजूद हैं। एज वेल एज मैनी डिप्थीरी लाइक बेसिलाई, डिप्थरॉइड्स, फंगल स्पोर्स एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके अलावा ये तीन और भी हैं बैक्टीरिया की स्पीशीज़ जो मौजूद होती हैं। देन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपके सांस लेने की ट्रैक्ट जो है वहाँ के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी लंग्स, उसके ऊपर वाला हिस्सा, उसके नीचे वाला हिस्सा, इनको दो पोर्शंस में डिवाइड किया। एक को कहते हैं हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरे को कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज़ द साइट ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स as well as pneumococci and species of Haemophilus and Mycoplasmia। तो इसमें pneumococci, Haemophilus and Mycoplasmia की species मौजूद होती हैं। These organisms may cause respiratory disease if the body defenses are compromised। जब आपकी बॉडी इम्यून लेवल पे वीक होती है, किसी भी वजह से आपकी मुदाफ़ियाती सेल्स आपके अंदर कम होते हैं, डाउन होते हैं, आपके WBCs कम हो जाते हैं, तो तब ये जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा ही होता है ना डिफरेंट जगहों का, यही बिहेव करने लग जाता है टू काज डिजीज़, बीमारी फैलाने के लिए। नेक्स्ट है जी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत और बड़ी आंत। मैदा जहाँ पे ख़त्म होता है, स्टमक जहाँ पे ख़त्म होता है उससे आगे छोटी आंत है, वो जहाँ पे ख़त्म होती है उससे आगे बड़ी आंत है। तो छोटी आंत लेटर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउंड विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन का पिछला हिस्सा और लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम से भरे हुए हैं। बैक्टेरॉइड स्पीशीज़ आर न्यूमरस टुगेदर विद क्लॉस्ट्रीडियम स्पोर्स, वेरियस स्ट्रेप्टोकोकाई एंड अ नंबर ऑफ ग्राम नेगेटिव रॉड्स इंक्लूडिंग स्पीशीज़ ऑफ एंटीरोबैक्टर, क्लेब्सिएला। इसके अंदर के आगे L नहीं लिखा हुआ, आप L काइंडली ऐड कर लें। क्लेब्सिएला, प्रोटियस एंड सूडोमोनास, ये तमाम स्पीशीज़ आपने याद कर लेनी है, ये मौजूद हैं। ग्राम नेगेटिव बता दिया कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स जिनकी एग्जांपल एंटीरोबैक्टर, क्लेब्सिएला, प्रोटियस एंड सूडोमोनास ये मौजूद हैं। देन ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई इज़ अ वेल नोन रेजिडेंट ऑफ द इंटेस्टाइन।
हमारी इंटेस्टाइन का, हमारी छोटी आंत का बहुत वेल नोन, जाना पहचाना रेजिडेंट है, वहाँ का रिहायशी है, एज इन कैंडिडा एल्बिकन्स द यीस्ट, जैसे यीस्ट में कैंडिडा एल्बिकन्स। तो ये ग्राम नेगेटिव मैंने कल बताया था कि कलर की बेस पे हम इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव डिवाइस करते हैं। नेम, ग्राम पॉजिटिव कलर में पर्पल नज़र आते हैं, ग्राम नेगेटिव अपने कलर में पिंक नज़र आते हैं। तो आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी पिंक बैक्टीरिया को देखेंगे आप उसको कहेंगे ग्राम नेगेटिव, फिर चाहे वो कोकाई है, गोल है, रॉड है, या फिर दूसरा है स्पायरल को बेसिकली ये स्टेन नहीं करते, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, जस्ट ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव रॉड और कोकाई की ही क्लासिफिकेशन है। तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल नज़र आएंगे, ग्राम नेगेटिव पिंक नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी विजाइना। इन फीमेल्स के अंदर लैक्टोबैसिलस इज़ अ नोटेबल कंपोनेंट ऑफ द विजाइना। उनके विजाइनल पार्ट का लैक्टोबैसिलस एक कंपोनेंट है, नोटेबल ऑर्गेनिज्म है। Other organisms may be located near the urogenital orifices in both males and females. Both males और females की जो यूरोजेनिटल ओपनिंग्स हैं, मतलब जहाँ से वो यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, वहाँ पे अदर ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होंगे, लेकिन लैक्टोबैसिलस उधर का एक मशहूर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको आपने याद रखना है। ब्लड एंड यूरिन, आपका ब्लड और आपका यूरिन, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टीराइल होती हैं। स्टीराइल मतलब माइक्रोब्स फ्री होती हैं। द ब्लड एंड यूरिन आर यूजुअली स्टीराइल अनलेस डिजीज़ इज़ इन प्रोग्रेस। आपके खून में तभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा या एंटीबॉडीज़ आएंगी जब आपकी बॉडी के अंदर आपको कोई डिजीज़ होगी। इसी तरह आपके यूरिन के अंदर भी। तो जब हमें ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं ना, इसी वजह से करवाते हैं कि आपके मुदाफ़ियाती सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स अगर उनकी तादाद बढ़ गई है, ज़्यादा आ रहे हैं वो, तो हमें पता लगेगा कि जिस्म के अंदर कोई जंग जारी है। ठीक है, मसलन अगर हम बैठे हुए हैं और हमें कोई दाएं बाएं घर के बाहर गोलियों के शरों की आवाज़ें आ रही हैं या फिर उनके वो पिस्टल्स के वो कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा ना कि बाहर कोई ख़राबी चल रही है, बाहर कोई जंग छिड़ी हुई है, बारूद के अगर कोई हमें ज़रात मिलते हैं। इसी तरह बॉडी के अंदर, यूरिन के अंदर पस सेल्स आ जाएं या कोई ऑर्गेनिजम्स आ जाएं, एंटीबॉडीज़ आ जाएं, या ब्लड के अंदर आपकी कोई भी चीज़ आ जाए, देन हमें पता चलता है कि हमें इन्फेक्शन है, इसलिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। देन है जी स्टमक के अंदर इंतहाई तेज़ाबी pH होती है, ऑलमोस्ट 2 से 3 pH होती है स्टमक की। द स्टमक इन ह्यूमन्स इज़ जनरली विदाउट अ नॉर्मल फ्लोरा मेनली ड्यू टू द लो pH ऑफ इट्स कॉन्टेंट। अपने एसिड्स की वजह से, स्पेशली HCl, पेप्सिन, इनकी वजह से स्टमक की pH 2 से 3 होती है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर नहीं रह सकता, मर जाते हैं सारे। तो होता क्या है, वहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है जो इस लो pH को बर्दाश्त करता है, दैट इज़ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। H पाइलोरी इसका नाम है। तो जब आपका मैदा दर्द होता है, स्टमक में तकलीफ़ होती है, तो बाज़ात इस H पाइलोरी की वजह से होती है। तब आप जब अपना टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर H पाइलोरी आपको टेस्ट लिख देते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो पता चल जाता है कि उसकी वजह से तकलीफ़ थी। आगे जी, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इन द न्यूनेट्स। न्यूनेट्स होते हैं जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा का तारुफ न्यूनेट्स में, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते कहाँ से हैं जो नॉर्मल फ्लोरा बनते हैं, एक सवाल आता है ना। तो जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चा बर्थ केनाल से निकल रहा होता है, पास आउट हो रहा होता है, तो जो फीमेल वेजाइनल सरफेसेस पे जितने बैक्टीरिया लगे होते हैं वो उसकी सारी स्किन के ऊपर लग जाते हैं। फिर जैसे ही वो बाहर आके सांस लेता है तो उस एनवायरनमेंट के जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हवा में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसके अंदर जाते हैं, उसके मुंह के ज़रिए, उसकी ओरल कैविटी, उसके स्टमक, उसके इंटेस्टाइन, उसके हर जगह पे वो ऑर्गेनिज्म जाके लगना शुरू करते हैं और वहाँ के रेजिडेंट हो जाते हैं। रेजिडेंट मतलब वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। तो पहले पाइए की बेस पे एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो उस बच्चे के अंदर अच्छे ऑर्गेनिजम्स जाके अटैच हो जाएंगे और फिर बुरे ऑर्गेनिजम्स को आने नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब शुरू में बच्चा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा लोग चूमे ना, प्यार ना करें, हाथ वगैरह ना लगाएं, क्योंकि उस बच्चे के अंदर माइक्रोफ्लोरा डेवलप हो रहा होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाके उसकी सरफेस के ऊपर भी और अंदर भी वो लग रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं। तो बहुत एहतियात से उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। ऑर्गेनिजम्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा आर इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द चाइल्ड पासिस थ्रू द बर्थ कैनाल। उसने कहा है नॉर्मल फ्लोरा के ऑर्गेनिज्म बच्चे के ऊपर बर्थ कैनाल से पास होते हुए लगते हैं। एडिशनल ऑर्गेनिजम्स एंटर व्हेन ब्रीथिंग बिगिंस, और बाकी के एडिशनल ऑर्गेनिज्म तब आते हैं जब वो सांस लेना शुरू करता है। अपॉन फर्स्ट फीडिंग,
सबसे पहले जब वो मिल्क पीता है तो तब उसके साथ ही सांस लेना शुरू करता है, तब उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाकी के फिक्स होते हैं। विदिन 2 to 3 days मोस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ दी फ्लोरा हैव अपीयर्ड। 2 से 3 दिन के अंदर वो तमाम फ्लोरा जो है उसका बाहर का और अंदर का डेवलप हो जाता है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ अगले हफ्तों के दौरान ही कॉन्टैक्ट विद द मदर एंड अदर इंडिविजुअल्स विल एक्सपोज द चाइल्ड टू द एडिशनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे ही 2 से 3 हफ्तों के दौरान लोग उसे मिलने आते हैं, प्यार व्यार करते हैं, तो जो उनका माइक्रोफ्लोरा होता है, जो बाकी लोगों का नॉर्मल फ्लोरा होता है, वो उस बच्चे पे लगता जाता है, मदर का भी। द नॉर्मल फ्लोरा रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ। फिर वो जैसा भी बन जाता है, फिर वो हमेशा वही रहता है, हमेशा लाइफ के लिए एग्जैक्टली वही रहता है। लेकिन जब वो फिर कोई जगह चेंज करता है तो तब उसको खाने पीने में हाजमे का मसला हो जाता है, बाज़ औक़ात जाके हम डिफरेंट जगहों पे बीमार हो जाता है। वजह यही होती है कि उस जगह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट होते हैं उस जगह से जहाँ वो पैदा हुआ था। इस डिफरेंस की वजह से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर लड़ाई का समा होता है कि मैंने उस जगह को इन्वेड करना है, दूसरे कहते हैं मैंने करना है। तो इस तरह वो बंदा थोड़ी देर के लिए बीमार हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में सेट हो जाता है। The normal flora remains throughout life, undergoing changes in the response to the internal environment of the individual. तो इंटरनल एनवायरनमेंट की चेंजेस के नतीजे में थोड़ा थोड़ा अंदर से चेंज होता रहता है, लेकिन थ्रू आउट लाइफ रहता तकरीबन इसी ही तरह का है। नेक्स्ट है जी पैथोजेनेसिटी। बहुत फेमस टर्म है पैथोजेनेसिटी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने का एक एस्पेक्ट और एक वजह ये भी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई बीमारी करते हैं, पैदा करते हैं, बीमारी की वजह बनते हैं, और इनकी बीमारी पैदा करने की, बीमार करने की सलाहियत को ही हम पैथोजेनेसिटी कहते हैं। पैथोजेनेसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पैरासाइट टू गेन एंट्री टू द होस्ट टिश्यूज़ and bring about a physiological or anatomical change resulting in the change of health and thus disease। कहता है पैथोजेनिटी किसी भी पैरासाइट की वो सलाहियत है जिससे वो किसी भी होस्ट के अंदर, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो एनिमल है, मुर्गियों को भी बीमारियां हो जाती हैं, बाकी बिल्लियों को भी, कुत्तों को भी, तमाम जानवरों को भी और ह्यूमंस को बीमारियां हो जाती हैं। तो किसी भी पैरासाइट की वो एबिलिटी कि वो होस्ट के टिश्यूज़ के अंदर एंट्री ले सके और फिर उसके अंदर सेल बेसिस पे तब्दीलियाँ पैदा करना शुरू कर दे, या आउटर एनवायरनमेंट में उसके तब्दीली पैदा कर। आउटर एनवायरनमेंट मतलब जब हमें बुखार होता है तो हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेंज होती है, ठीक है, हमारी एनाटमी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कोई बंदे टीबी में सुकड़ जाते हैं ना, तो एनाटॉमिकल चेंज हो जाती है, रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ द हेल्थ एंड दस डिजीज़। तो हमारी हेल्थ चेंज हो जाती है और फिर हम कंसिडर होते हैं कि हम बीमार हैं। तो ये है पैथोजेनेसिटी। अब जी कुछ टर्म्स हैं जिनको सेपरेटली इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, इसमें बारीक थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। एक होती है सलाहियत, किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर बीमारी करने की सलाहियत, उसको तो हम कहेंगे पैथोजेनेसिटी। एक होती है विरुलेंसी। विरुलेंसी कहेंगे कि सलाहियत की डिग्री, कितनी ज़्यादा सलाहियत है, थोड़ी है या ज़्यादा है। मसलन हमारे अंदर नॉर्मल फ्लोरा है, बैक्टीरियाज़ की तादाद है, औरल कैविटी से लेके एनस तक, इंटेस्टाइन से होते हुए तमाम। तो किस ऑर्गेनिज़म की ज़्यादा सलाहियत है, किसकी कम है। मिसाल के तौर पे आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उस ऑर्गेनिज़म की, उस पैरासाइट की होस्ट के अंदर डिज़ीज़ पैदा करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है कि वो डेथ काज कर रही है, ठीक है। तो उसकी विरुलेंसी हम कहेंगे कि इट इज़ हाईली विरुलेंट। अगर उसकी डिज़ीज़ काजिंग एबिलिटी दरमियानी सी है, मॉडरेटली विरुलेंट कहेंगे। अगर वो बिल्कुल ही बेज़रर है, कोई डिज़ीज़ काज नहीं करता या कोई बीमारी नहीं फैला रहा, सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही है, तो उसको हम कहेंगे ए विरुलेंट। जहाँ कहीं पे भी ए लग जाता है ना, जैसे क्लास में स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं, तो इसका मतलब होता है नहीं, ना के ज़ुमरे में, निगेशन के ज़ुमरे में आता है। तो अपॉर्चुनिस्टिक, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जिनको मौका मिल जाए तो बीमारी कर देते हैं, मौका ना मिले तो बीमारी नहीं करते। मसलन हमारा बहुत सारा माइक्रोफ्लोरा जो हमारे अंदर रहता है, जिसमें सलाहियत है बीमारी करने की, लेकिन चूंकि हम खाते पीते अच्छा हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, काम शाम करते हैं, बॉडी हमारी फ़िट रहती है जब तक 40 साल होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये ज़रूरत हिम्मत नहीं होती कि हमें वो बीमार करें।
जैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ हम अपना ख्याल रखना कम करते हैं, बॉडी हमारी वीक हो रही होती है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो तब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और वो हमें बीमार कर देते हैं, बीमारी फैला देते हैं। तो इनको कहेंगे अपॉर्चुनिस्टिक। तो अब इनको रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ पैथोजन? किसी भी जानवर में एनी ऑर्गेनिज्म हैविंग पैथोजेनिसिटी, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी बीमारी फैलाने के लिए, उसको कहेंगे पैथोजन। द सिम्बियोटिक रिलेशन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स आर वेरी ग्रेटली इन देयर पैथोजेनिसिटी। उसने कहा पैरासाइट्स की अपनी अपनी एबिलिटी है बीमारी फैलाने की। देन है विरुलेंसी। द वर्ड विरुलेंसी इज़ यूज टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, कि बीमारी फैलाने की कितनी सलाहियत है, डिग्री कितनी, सलाहियत कितनी है, थोड़ी है या ज़्यादा। Virulent an organism such as typhoid bacillus that invariably cause disease said to be highly virulent. टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी, उसके अंदर काफ़ी एबिलिटी है कि वो हमें फ़ीवर कर देता है। और फिर फ़ीवर सादा भी नहीं, चढ़ता उतरता बुखार। और इसकी आपको पता होगा कि सुना होगा आप लोगों ने कि जड़ा बुखार चढ़ता है, मतलब टाइफाइड का बुखार जो होता है, ये जल्दी जान नहीं छोड़ता और फिर ख़त्म भी नहीं होता। तो पैरासाइट्स ऑफ कॉलरा, प्लेग एंड टाइफाइड बेसिलाई आर वेल नोन फॉर देयर एबिलिटी टू काज सीरियस ह्यूमन डिजीज़। इंतहाई सीरियस ह्यूमन डिजीज़ करने में ये सारे पैरासाइट्स, इनकी एबिलिटी को काफ़ी माना जाता है। मॉडरेटली विरुलेंट, मॉडरेट कहते हैं मुतवाज़न, यानी थोड़ा सा विरुलेंट है, थोड़ा सा नहीं भी है। ऑर्गेनिज्म सच एज कैंडिडा एल्बिकन्स, ये फंजाई का नाम है। दैट समटाइम्स काज डिजीज इज लेबल्ड एज, जो कभी कभी अपनी मर्जी से बीमारी फैला दें, उनको कहते हैं मॉडरेटली विरुलेंट। एविरुलेंट, सर्टन ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड एज एविरुलेंट आर नॉट रिगार्डेड एज डिजीज एजेंट। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल बीमारी नहीं फैलाते उनको एविरुलेंट कहते हैं। एग्जाम्पल्स एंड लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई फाउंड इन योगर्ट आर एग्जाम्पल्स। ये दही में मौजूद होते हैं, इनको तो बल्कि हम दही को खाते हैं तो मतलब इन ऑर्गेनिजम्स को हम अपने अंदर खुद जानते बूझते हुए लेके जाते हैं। नेक्स्ट है जी अपॉर्चुनिस्टिक। सर्टन कमेंसल्स, कमेंसल्स वो होते हैं जिसमें ऐसा रिलेशनशिप होस्ट और पैरासाइट के दरमियान, एक को फ़ायदा हो, एक ऑर्गेनिज्म को, दूसरे को ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो, वो कमेंसलिज्म। सर्टन कमेंसल्स बिकम पैरासाइट्स व्हेन द बॉडीज नॉर्मल डिफेंस आर सप्रेस्ड। कहता है कुछ कमेंसल्स, यानी ख़ुद उनको फ़ायदा हो रहा था, बैक्टीरियाज़ को वो खा रहे थे हमारी बॉडी में खाना, लेकिन हमें ना फ़ायदा था ना नुकसान था। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हुआ, हम थोड़े से वीक हुए, तो इनको जगह मिल गई और दे इन्वेड द टिश्यूज़ एंड एक्सप्रेस देयर पैथोजेनिसिटी। उन्होंने अपना आप दिखा दिया, उन्होंने टिश्यूज़ के अंदर जाके घुसना शुरू किया, अपनी तादाद बढ़ाई और उसके बाद हमें बीमार कर दिया। क्योंकि देखें ना, जैसे वो मुहावरा है कि सांप या बिच्छू अपनी जिबिल्लत नहीं छोड़ता, तो उसने डांग मारना ही होता है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस की वही मिसाल है कि उनके अंदर एबिलिटी थी, सलाहियत थी बीमार करने की, टॉक्सिन सिक्रीट करने की। तो उन्होंने नॉर्मल रहते रहते उसी ही बॉडी से, यानी हमारी ही बॉडी से, जहाँ वो खाना खा रहे थे, रह रहे थे सुकून से, इजी थे, उन्होंने हमारे ही टिश्यूज़ को इन्वेड किया, माहौल मिलते ही, इन्वायरमेंट मिलते ही, और उसके बाद हमें नुकसान पहुँचाया, हमें डिजीज़ किया। जी नेक्स्ट है 27 पेज, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया, कल्चर का मतलब होता है बैक्टीरिया को की कॉलोनीज़ को बढ़ाना, या किसी मीडिया के ऊपर, किसी प्लेट के ऊपर, किसी भी खाने पीने वाली चीज़ के ऊपर, मतलब जो बैक्टीरिया की फूड है उसके ऊपर उसको ग्रो कराना और देखना, दैट इज़ कॉल्ड कल्चर मीडिया। इसकी दो टाइप्स हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। तो एक इन्होंने बताया नेचुरल मीडिया, दूसरी है जी सिंथेटिक मीडिया। तो टाइप ए नेचुरल मीडिया क्या है? द मीडिया अबाउट विच वन कैन नॉट बी सर्टन ऑफ द एग्जैक्ट कंपोनेंट्स और देयर क्वांटिटी आर कॉल्ड नेचुरल मीडिया फॉर बैक्टीरिया। जिस मीडिया के अंदर हमें कंपोनेंट्स का ना मालूम हो, एग्जैक्ट कंपोनेंट्स का ना पता हो, बेसिक कंपोनेंट्स सारे हों, लेकिन उसके अलावा क्या क्या है और उनकी परसेंटेजेस क्या क्या हैं, इसका हमें नाम पता हो, हम उसको कहेंगे नेचुरल मीडिया। उसकी एग्जांपल है जी बीफ ब्रॉथ। बीफ कहेंगे ये जो बड़े का गोश्त होता है, उसकी ब्रॉथ, यखनी, उसकी यखनी। सिंस द टाइम ऑफ पास्चर एंड कोच, माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स हैव यूज्ड मीडिया सच एज बीफ ब्रॉथ फॉर द लेबॉर्ट्री कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया। जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को जब साइंसदानों को इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के मतलब पता चला, तो उन्होंने इनको ना, इनकी तादाद को ज़्यादा करने की कोशिश की। क्यों ज़्यादा करने की कोशिश की? ताकि इनको स्टडी किया जा सके, इनको देखा जा सके, इनको कल्चर करने के बाद इनके करैक्टरिस्टिक्स को, कि ये
कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म बेनिफिशियल हैं और कितने नुकसानदेह हैं, इन दोनों को देखा जा सके ताकि इंसानियत को इनके फ़ायदों के मतलब और इनके नुकसानात के मतलब बताया जा सके। तो बीफ ब्रॉथ पास्चर और कोच के टाइम से ही आ गया, यानी कि बड़े गोश्त की यखनी, उसको प्योर करके उसके अंदर अगर हम ऑलरेडी थोड़े से ग्रोन बैक्टीरिया को डालें तो एक दिन के बाद यानी 24 से 48 घंटे के बाद बैक्टीरिया की काफ़ी सारी कॉलोनीज़ उस यखनी के अंदर मज़ीद आ जाएंगी। सादा एग्जांपल है, आप गोश्त की यखनी बना के वैसे ही रख दें, दाएं बाएं से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उसके अंदर डलेंगे, डल के उसके अंदर अगले दिन या 2 दिन 3 दिन के बाद ज़रा देखें वो इंतहाई बदबू मार रही होगी, स्पेशली गर्मियों में तो आप ये देख ही सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा, वैसे ही आप गोश्त को सादा रख दें किसी भी मीट को, तो कुछ दिनों के बाद 1-2 दिनों के बाद आप देखें कितनी बदबू आ रही है। क्यों? वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उसको उस पर ग्रो करना शुरू हो जाएंगे और ग्रो करते करते बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे, तो हमें उसकी स्मेल से पता चलेगा या उसकी गंदी शक्ल से पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बाहर से ग्रो कर रहा है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, बैक्टीरिया ख़ास तौर पे। नेक्स्ट है जी न्यूट्रेंट एगर, दी मॉडर्न फॉर्म ऑफ दिस लिक्विड मीडियम, यानी ये जो बीफ ब्रॉथ था इसकी जो मॉडर्न फॉर्म है वो ये बीफ ब्रॉथ यखनी थी। अब इसकी मॉडर्न फॉर्म है, उसी यखनी को अगर हम सॉलिडिफाई कर लें, जेल की तरह बना लें, हार्ड कर लें, क्या डाल के जी? एगर एगर डाल के, तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रेंट एगर। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ दिस लिक्विड मीडियम कॉल्ड न्यूट्रेंट ब्रॉथ कंटेन्स ऑफ वाटर, बीफ एक्सट्रैक्ट एंड पेप्टोन। पेप्टोन प्रोटीन सोर्स है, बीफ एक्सट्रैक्ट है, ये मीट है, वाटर है। पेप्टोन इज़ अ प्रोटीन सप्लीमेंट फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। एगर इज़ अ पॉलीसेकेराइड, एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, डिराइव्ड फ्रॉम द मेरीन एल्गी, मेरीन एल्गी से ड्राइव हुआ है, निकाला गया। इट एड्स नो न्यूट्रेंट्स टू द मीडियम, ये मीडियम में कोई एक्स्ट्रा खाने पीने वाली चीज़ ऐड नहीं कर रहा, लेकिन इसकी सिर्फ कंसिस्टेंसी चेंज कर रहा है, उसकी शक्ल और शुबाहत चेंज कर रहा है, बट ओनली सर्व्स टू मेक इट सॉलिड सो दैट बैक्टीरिया कैन बी कल्टिवेटेड ऑन द सरफेस। इसकी अच्छी एग्जाम्पल है वो जो आप सूप बनाते हुए उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालते हैं, आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालते हैं वो सूप कितना गाढ़ा सा हो जाता है। सेम इसी तरह ये बैक्टीरिया के न्यूट्रेंट ब्रॉथ के अंदर हम यही एगर एगर डालते हैं और वो सॉलिडिफाई हो जाता है। क्यों करते हैं? ताकि हम बैक्टीरिया को एक सरफेस के ऊपर वॉच कर सकें, देख सकें। नेक्स्ट है जी एनरिच्ड मीडियम, या मैं आपको दिखा दूं कि जो है ना आपका मीडियाज़ ये जो हम पढ़ रहे हैं ये नाम से ही आधे से ज़्यादा इनके अंदर अपनी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया ग्रो वेल इन न्यूट्रेंट ब्रॉथ एंड न्यूट्रेंट एगर। अमूमन तमाम बैक्टीरिया न्यूट्रेंट ब्रॉथ और न्यूट्रेंट एगर में ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। बट सर्टन फास्टिडियस बैक्टीरिया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया इस तरह के हैं जो बड़े फास्ट हैं, जिनका बड़ा जो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से हैं, उनको आम खाने पीने से फ़र्क मतलब ज़्यादा नहीं पड़ता। दे मे रिक्वायर स्पेशली एनरिच्ड मीडिया, उनको ख़ास किस्म की न्यूट्रेंट्स चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे ब्लड एगर है, चॉकलेट एगर है। कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ब्लड भी चाहिए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा ब्लड जो है उसके अंदर ढेर सारे न्यूट्रेंट्स मौजूद होते हैं। तो हम अपना ब्लड तो यूज़ नहीं कर सकते इन बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, वो यूज़ शीप ब्लड। कुछ उसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, कुछ फैक्टर्स नहीं होते जिससे बैक्टीरिया को नुकसान ना हो, तो इसलिए हम उनका ब्लड यूज़ करते हैं। तो एज ए होल अगर ब्लड यूज़ करेंगे तो वो ब्लड एगर बन जाएगा न्यूट्रेंट एगर के अंदर। अगर हम ब्लड को बॉयल करके थोड़ा सा उसकी हीमोग्लोबिन को साइड पे करके यूज़ करें तो वो चॉकलेट एगर बन जाएगा। कुछ बैक्टीरिया ब्लड एगर पे ही ग्रो करेंगे, कुछ बैक्टीरिया चॉकलेट एगर पे ही ग्रो करेंगे। और इस मीडिया को हम एनरिच्ड मीडिया कहेंगे क्योंकि ये हमने इसके अंदर ऊपर से कोई चीज़ ऐड की है, एनरिच किया है इसको। सम ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई दैट कॉज स्ट्रेप थ्रोट, ये जो हम गला ख़राब हो जाता है हमारा, तो कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि स्ट्रेप थ्रोट करते हैं, स्कारलेट फीवर करते हैं, ग्रो वेल व्हेन होल ब्लड इज़ एडिड टू द न्यूट्रेंट मीडियम। न्यूट्रेंट मीडियम के अंदर जब होल ब्लड ऐड किया जाता है तो कुछ बैक्टीरिया उस पर ग्रो करते हैं। इन दिस स्ट्रेप्टोकोकाई खास तौर पे, इन दिस इंस्टेंस, इस मिसाल में द मीडियम इज़ कॉल्ड ब्लड एगर, इस मीडियम को ब्लड एगर कहेंगे। नेक्स्ट है जी चॉकलेट एगर, टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ नज़ेरिया स्पीशीज़। ये आप इसको मार्क कर लें कि ब्लड एगर के लिए ब्लड एगर हम किस खास बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए यूज़ करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई को। और चॉकलेट एगर हम नज़ेरिया स्पीशीज़ को ग्रो कराने के लिए करते हैं। ब्लड एगर इज़ हीटेड बिफोर सॉलिडिफिकेशन। ब्लड एगर को ही अगर जमने से पहले हम हीट कर लें थोड़ा सा, तो हीटिंग डिसरप्ट्स द ब्लड सेल्स एंड रिलीजेस द हीमोग्लोबिन। मैंने आपको बताया कि हीटिंग करने से ब्लड सेल्स रप्चर हुए और हीमोग्लोबिन उनमें से निकल गई।
द मीडियम इज़ नाउ टर्म्ड चॉकलेट एगर बिकॉज ऑफ इट्स चेरिड ब्राउन अपेरेंस। अपनी चेरी ब्राउन अपेरेंस की वजह से अब ये मीडियम को हम चॉकलेट एगर कहेंगे। ब्लड एगर का कलर बिल्कुल रेडिश सा होता है और चॉकलेट का एगर का कलर चॉकलेट टाइप का होता है, जैसे आजकल हमारे डोर्स वगैरह होते हैं उनका जो कलर होता है। ठीक है, ये हमने मीडिया की टाइप पढ़ी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी सेलेक्टिव मीडिया। नाम से ज़ाहिर है जो हम ऐसा मीडिया जो हम किसी ख़ास ऑर्गेनिज़म को सेलेक्ट करने के लिए या साइड पे करने के लिए लेते हैं। मसलन हमारे पास एक पेट्री प्लेट आई है, उसके अंदर ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, हम चाहते हैं हमें सिर्फ इसमें से कोई ख़ास बैक्टीरिया निकल जाए, हम उसको सिर्फ निकालना चाहते हैं। तो हम डिफरेंट पार्ट्स से वो कल्चर उठाएंगे बैक्टीरिया का और ऐसे मीडिया पे शिफ्ट करेंगे जहाँ पे वो ख़ास बैक्टीरिया, सिर्फ वो ही ख़ास बैक्टीरिया ग्रो कर सकता होगा। दैट विल बी सेलेक्टिव मीडिया। तो सेलेक्टिव मीडिया कंटेन इंग्रेडिएंट्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टन बैक्टीरिया इन अ मिक्सचर वाइल परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ अदर्स। बड़ी अच्छी डेफिनेशन उसने बताई, ऐसा मीडिया जो कुछ बैक्टीरिया की ग्रो को तो रोकता है क्योंकि हमें वो चाहिए ही नहीं, और कुछ की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, सिर्फ कुछ की ग्रोथ को। तो फॉर एग्जांपल मैनिटोल साल्ट एगर है। मैनिटोल साल्ट एगर स्टेफिलोकोकाई आर कल्टिवेटेड ऑन मैनिटोल साल्ट एगर। स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया मैनिटोल साल्ट एगर पे कल्टिवेट किया जाता है। दिस मीडियम कंटेन्स मैनिटोल एंड अ हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन दैट इनहिबिट्स मोस्ट अदर बैक्टीरिया। मैनिटोल इज़ एन अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेड बाय स्टेफिलोकोकाई। उसने दो इंग्रेडिएंट्स का जिक्र किया इस मीडिया के अंदर। एक मैनिटोल जो कि सिर्फ अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट है, स्टेफिलोकोकाई उसको फर्मेंट करता है और यूज़ करता है अपनी खुराक के तौर पे। दूसरी चीज़ हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन, इसको तमाम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेयर नहीं कर सकेंगे और वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो दैट्स वाई हमारी डेफिनेशन जस्टिफाई हो गई कि सिलेक्टिव मीडिया ऐसा मीडिया होता है जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करवाया जाता है कुछ ख़ास चीज़ डाल के। तो इसमें इन्होंने नमक डाल दिया, नाम से ज़ाहिर है मैनिटोल और सॉल्ट एगर। मैनिटोल डला हुआ है और सॉल्ट डला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट है ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर, EMB एगर। This selective medium has carbohydrate fermented by E. coli and other gram-negative bacteria. It also contains eosin and methylene blue, two dyes that inhibit gram-positive bacteria. इस मीडिया के अंदर तमाम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए, डेड करने के लिए ईओसिन और मिथाइलिन डाइज़ हैं। ये तमाम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार देती हैं और सपोर्ट किसकी ग्रोथ को करती हैं? सिर्फ ई कोलाई को। ये ख़ास मीडिया इसके ऊपर ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई जो कि मॉडल ऑर्गेनिज़म है, इंटेस्टाइन का नॉर्मल इनहेबिटेंट है, ग्रीन कलर की चमकदार मेटेलिक शीन वाली कॉलोनीज देता है और बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्रोमिनेंट सी वो लगती हैं। नेक्स्ट है जी डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडियम का मतलब है कि एक ही मीडिया के ऊपर दो तरह की कॉलोनीज़ को हम एक दूसरे के साथ मुआवजा करवा सकें, डिफरेंशिएट करवा सकें। तो अनदर टाइप ऑफ मीडियम इज़ अ डिफरेंशियल मीडियम। दिस मीडियम मेक्स इट ईजियर टू डिस्टिंग्विश कॉलोनीज़ ऑफ वन ऑर्गेनिज़म फ्रॉम कॉलोनीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिज़म ऑन द सेम प्लेट। एक ही प्लेट के ऊपर एक ऑर्गेनिज़म की कॉलोनी को दूसरे ऑर्गेनिज़म की कॉलोनी से डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल है मैकॉनकीज़ एगर इज़ टिपिकल। मैकॉनकी एगर इसकी एक टिपिकल एग्जांपल है। इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या होता है? द डाई, न्यूट्रल रेड एंड क्रिस्टल वॉयलेट। दो डाइज हैं, एक न्यूट्रल रेड और एक क्रिस्टल वॉयलेट। कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है। दोज बैक्टीरिया दैट फर्मेंट द लैक्टोज टेक अप द डाई एंड फॉर्म रेड कॉलोनीज। कुछ बैक्टीरिया इस कार्बोहाइड्रेट को ले लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और रेड कॉलोनी बना देते हैं, और कुछ बैक्टीरिया कलरलेस होते हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं करते। पॉइंट नंबर 3 है जी मैकॉनकी एगर कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स भी हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। दिस मीडियम इज़ द सेलेक्टिव एज वेल एज डिफरेंशियल। सेलेक्टिव मीडियम में यही था ना कि कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकें और कुछ को बढ़ाएं, चलने दें। तो इसी तरह ये मैकॉनकी एगर जो है लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन फर्मेंटर्स के दरमियान डिफरेंशिएट भी कर देता है। जो लैक्टोज फर्मेंट करते हैं उनकी कॉलोनीज़ होती हैं रेड कलर की, और जो लैक्टोज फर्मेंट नहीं करते उनकी कॉलोनीज़ कलरलेस कॉलोनीज़ आती हैं। नेक्स्ट है जी सिंथेटिक मीडिया। हमने शुरू में नेचुरल मीडिया पढ़ा था जिसके तमाम इंग्रेडिएंट्स हमें मौजूद नहीं थे, उनकी परसेंटेज और उनके तमाम इंग्रेडिएंट्स मालूम नहीं थे। सिंथेटिक मीडिया वो होता है जिसके हमें तमाम इंग्रेडिएंट्स और उनकी परसेंटेजेस मालूम हों, पता हों।
सिंथेटिक मीडिया आर केमिकली डिफाइंड, इसके तमाम केमिकल्स का हमें डेफिनेशन होती है, पता होता है. हेयर द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट आर नोन. कौन सा कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, उसकी नेचर, उसकी अमाउंट हमें दोनों पता है. सच अ मीडियम माइट कंटेन ग्लूकोज, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम पोटेशियम फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. इस तरह के मीडिया के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं. अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं. ग्लूकोज सप्लाइज एनर्जी टू द सेल. आपको इन सब के फंक्शंस आने चाहिए. कोई भी एमसीक्यू में किसी भी पार्ट का फंक्शन पूछा जा सकता है. ग्लूकोज सेल को एनर्जी देती है. ग्लूकोज हमें भी इंस्टेंट एनर्जी देती है. देखा है आपको एथलीट्स को जब फौरी तौर पर एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो चॉकलेट्स अपने साथ रखते हैं या बनानास अपने साथ रखते हैं. The ammonium ions are the glucose are a source of nitrogen for amino acid nucleic acid formation. अमोनियम आइंस जो हैं इस सिंथेटिक मीडिया के अंदर वो नाइट्रोजन अमाइनो एसिड के बनाने के लिए नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बनाने के लिए. नेक्स्ट है जी, फॉस्फेट इज़ यूज्ड इन डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस. फॉस्फेट हमने डाला होता है, ये डीएनए और आरएनए की बनाने में मदद देता है. सल्फ़र फ्रॉम मैग्नीशियम सल्फेट इज़ वैल्यूएबल फॉर एंजाइम फॉर्मेशन. कोई भी प्रोसेस जो है एंजाइम की बग़ैर बेहतर रन नहीं कर सकता, तो एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए सल्फ़र फ्रॉम मैग्नीशियम सल्फेट डाली होती है. सोडियम क्लोराइड मेंटेन्स अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन दी साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर बैक्टीरिया के सोडियम क्लोराइड सेल का बैलेंस रखता है ताकि सेल ना तो श्रिंक करें, सिकुड़ें, ना ही बहुत ज़्यादा फैलें. तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था फ्रॉम पेज नंबर 23 to 30. इंशाल्लाह नेक्स्ट 31 से हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे. आई होप कि आपको सारा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया हो. इसके अंदर जो बैक्टीरिया के नाम हैं माइक्रोफ्लोरा से लेके नेक्स्ट उसकी पैथोजेनिसिटी, विरुलेंसी, डेफिनेशंस और ये मीडियास सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. एंड जो भी आपकी क्वेश्चन और क्यूरीज हों आप कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे. आप सारे स्टूडेंट्स को लिंक शेयर किया हुआ है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी पता कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.